हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, कल ही है जो आपका एसबीआई क्लर्क का स्कोर कार्ड भी आउट हुआ है और उम्मीद है आप सब ने अपने मार्क्स देखे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट में आप अपना जो शिफ्ट है, अपना स्टेट है जहाँ से अप्लाई किया है और आपके कितने मार्क्स आए हैं वो कमेंट कीजिए। और अब समझिए यहाँ पे कि आपकी तैयारी में है जो कितनी कमी है। जिनके 1-2 नंबर कम है वो उम्मीद अभी थोड़ी रख सकते हैं, पर आपको भी अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है। तो इसी के लिए अपन आज यहाँ पे जुड़े हैं। तो जो क्वांट मंत्र मैगजीन है मई मंथ 2025 की, जो हर्षल सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है, तो उसी का डे नंबर 14 का आज सॉल्यूशन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले डे नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और इसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए यहाँ पे, क्योंकि इस साल के सारे नोटिफिकेशन आपके बाकी पड़े हैं। तो बस उम्मीद नहीं हारनी है, हार नहीं माननी है, बस तैयारी करते रहना है। आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो रिजल्ट भी आपका अच्छा ही रहेगा। ठीक है, साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो और भी स्टूडेंट को मिल पाए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज है डे नंबर 14 यानी कि जो मेंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज की जो डीआई है, तो आज की डीआई है जो लॉजिकल डीआई है आपकी यहाँ पे। ठीक है ना, तो ढंग से समझना है, नहीं तो सर के ऊपर से निकल जाएगी ये। तो डीआई अच्छी है यहाँ पे, समझने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए क्या बोला है अपने को क्वेश्चन में। आपको बोला है देयर आर 4 कंटेनर्स इन विच द कंटेनर्स आर पैक्ड विथ सम क्वांटिटी ऑफ एंटीसेप्टिक फ्लूइड इन लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपके पास में 4 कंटेनर हैं। अब उन कंटेनर में यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ क्वांटिटी यानी कि कुछ यहाँ पे क्वांटिटी में उसमें एंटीसेप्टिक है जो फ्लूइड यानी कि लिक्विड है जो उसके अंदर भरा गया है। सम नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट एंड द कंटेनर्स हैव टू गो थ्रू ए प्रोसेस फॉर सम टाइम। अब बोला है कि ये जो कंटेनर है जिसमें एंटीसेप्टिक आपका लिक्विड है, इस पर कुछ स्पेरिकल, ठीक है ना, गोल गोल ऑब्जेक्ट है उसमें डाल रखे हैं और डाल के उसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद में क्या होता है, एंड आफ्टर द प्रोसेस द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इन द कंटेनर आर इंक्रीज। और जो थोड़े टाइम आप प्रोसेस करोगे उसके बाद में जो आपने जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाले थे वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं, जितने आपने डाले उससे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो यहाँ से अपने को समझ में आया 4 कंटेनर है, उनमें आपका यहाँ पे एंटीसेप्टिक लिक्विड है। उन लिक्विड में हमने क्या किया, कुछ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाले और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे प्रोसेस किया और उसके बाद में जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है वो आपके इंक्रीज हो गए। अभी तक तो इतनी कहानी थी, आगे देखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ डाटा दे रखा है। देखिए यहाँ पे आपको बोला है द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डेट कम आउट आफ्टर प्रोसेस K1, यानी कि आपने पूरा ये प्रोसेस कर दिया, उसके बाद में जितने भी आपके ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट थे वो है आपके K1। ठीक है ना, मान लो आपने यहाँ पे 5 स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाले और बाद में वो 7 हो गए, तो जो बाद में हुए वो है आपका K1। ठीक है, उसके बाद में द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डेट आर पुट बिफोर द प्रोसेस। अब प्रोसेस से पहले यानी कि जो आपने शुरुआत में स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाले थे, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, स्टार्टिंग में आपने 5 डाले थे और 7 हो गए थे, तो जो बाद में हुए थे वो तो K1 है और जो पहले डाले थे आपने 5 वो क्या है, K2 है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एंटीसेप्टिक लिक्विड इन लीटर्स K3। हर एक आपका जो कंटेनर है उसमें अलग अलग क्वांटिटी में क्या है, ये एंटीसेप्टिक लिक्विड है और वो लिक्विड कितने लीटर है, ये आपका K3 है। और देखिए आगे, नंबर ऑफ आवर फॉर द प्रोसेस K4, और कितना टाइम लगा प्रोसेस में, जिसके बाद में जो आपके स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है जो इंक्रीज हो गए हैं, तो वो टाइम है जो आपको यहाँ पे K4 दे रखा है। साथ ही यहाँ पे आपको एक फार्मूला दे रखा है K1। K1 का मतलब जो आपका पूरा प्रोसेस एंड होता है उसके बाद में कितने स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होंगे, तो ये दे रखा आपको यहाँ पे K3 इंटू K2 अपॉन K4, यानी कि यहाँ पे जो लिक्विड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपने स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाले थे और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएंगे, K1 आएंगे, यानी कि प्रोसेस के बाद में कितने आपके हैं जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए, आगे बोला है द गिवन लाइन ग्राफ शोज द टाइम given in the process for each container and number of spherical object that comes out after the process from each container।
अब यहाँ पे जो आपकी टेबल एक पीछे दे रखी टेबल, उसमें आपको क्या क्या दे रखा है, तो देखिए उसमें आपको एक तो बोला है कि एक तो टाइम गिवन इन द प्रोसेस, टाइम यानी कि एक तो आपको यहाँ पे K4 देगा, K4 की वैल्यू देगा यहाँ पे टाइम की, और उसके बाद में देगा कि जो प्रोसेस पूरा होता है तो कंटेनर में उसके बाद में कितने स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आपके उस प्रोसेस के बाद में होते हैं। तो बाद में कितने होते हैं, K1 होते हैं, यानी कि K1 का डाटा देगा आपको यहाँ पे। तो टेबल में आपके दो डाटा है, K4 और K1 का, ठीक है। तो एक बार टेबल पे भी अपन नज़र लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये ब्लू वाला है आपका, ये ब्लू वाला है आपका हर कंटेनर में यहाँ पे द गिवन इन द प्रोसेस फॉर ईच कंटेनर इन आवर, यानी कि ये टाइम दे रखा ब्लू वाला, ठीक है ना। अब ढंग से समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, पहले अपन वो देख लेते हैं, उसके बाद में इसको समझते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पे और डाटा दे रखा है, ये भी समझते हैं, क्योंकि उसके बाद ही है जो अपने को समझ में आएगा यहाँ पे वो टेबल क्या है। तो देखिए ध्यान से, नोट दे रखा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बोला PQRS आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि ये जो PQRS है, यानी कि जो टाइम में आपको यहाँ पे वेरिएबल दे रखे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो आपको टाइम में वेरिएबल दे रखे हैं PQRS ये दे रखे हैं। अब ये क्या है, तो वो यहाँ पे आपको बताया है कि ये जो PQRS हैं ये आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, ठीक है ना, वो भी कितने, सिंगल डिजिट के हैं। यानी कि ये PQRS है, ये क्या होंगे आपका 2, 3, 5 और 7, 4 वेरिएबल है। तो चारों में से एक किसी न किसी चारों की यहाँ पे ये वैल्यू होगी। अब किसकी होगी वो बाद में देखेंगे आगे। आगे आपको बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एंटीसेप्टिक फ्लूइड इन एनी टू कंटेनर आर इक्वल, यानी कि एंटीसेप्टिक फ्लूइड कौन सा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंटीसेप्टिक फ्लूइड है अपना K3, ठीक है ना। अब मैं सीधे सिंबल ही लिखूँगा, ठीक है। नहीं है तो आप एक बार है जो इन नामों को यहाँ पे क्या कर दो, नोट कर दो कि K1 लिख दो यहाँ पे स्टार्टिंग में, जो भी ये एंड में जो भी आपके ऑब्जेक्ट थे स्पेरिकल। K2 आपका स्टार्टिंग में कितने थे, K3 लिक्विड है आपका और K4 टाइम है, ऐसे नोट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में टेबल में कन्फ्यूज़न होगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो लिक्विड है एंटीसेप्टिक फ्लूइड, यानी कि जो K3 है एनी टू कंटेनर में वो इक्वल होगा नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट दैट कम्स आउट आफ्टर द प्रोसेस इन टू कंटेनर, यानी कि आपको बोला है कि ये जो कोई भी दो, ठीक है ना, एनी टू कोई भी दो कंटेनर में आपका यहाँ पे बोला है कि जो लिक्विड होगा, कितने लीटर है जो आपने वो लिक्विड डाला है एंटीसेप्टिक, वो इक्वल हो जाएगा जो प्रोसेस होने के बाद में जितने भी आपके यहाँ पे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि K1। तो आपको बोला है यहाँ पे कोई भी दो आपके यहाँ पे कंटेनर होंगे, उनमें K3 और K1 हैं जिनकी वैल्यू इक्वल होगी। अब ओनली दो में बोला है, तो दो में होंगे और दो में नहीं होंगे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आगे देखिए, नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इन कंटेनर B एंड C, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है B और C में, ठीक है ना, बिफोर द प्रोसेस। अब बिफोर द प्रोसेस यानी कि पहले, प्रोसेस से पहले, यानी कि यहाँ पे आपको K2 के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, K2 के बारे में। टर्म्स ढंग से लिख लेना, और ये जो लैंग्वेज है इसको ढंग से रीड करना है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा बहुत भयंकर, इसलिए बोला था लॉजिकल DI है, घुमाएगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनर B में पहले, यानी कि मैं यहाँ पे इसका क्या लिख देता हूँ, B का K2 लिख देता हूँ, ये लिखा। ये मोर देन है 2 से, यानी कि ये 2 से ज़्यादा है, और बोला था यहाँ पे आपको, और C का K2 है, जो C का K2 है वो आपका मोर देन है 5 से। तो यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है B और C के K2 की। B की वैल्यू है जो 2 से ज़्यादा है और C की 5 से ज़्यादा है। ये भी डाटा यहाँ पे मिला है। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इन कंटेनर B एंड C बिफोर द प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और रिलेशन आपको दे दिया है कि जो B और C में जो यहाँ पे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये भी किसकी वैल्यू है, K2 की, ठीक है ना। तो वो क्या है, 2 ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है रेस्पेक्टिवली देन द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इन कंटेनर A बिफोर द प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे आपको जो ये रिलेशन दे रखा है, ये K2 के बारे में दे रखा, वो भी किसका, A, B और C का। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से अगर देखें अपन, तो आपको बोला है यहाँ पे कि जो A का K2 है, अगर उसमें आप 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, B का K2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो B के K2 है A के K2 से 2 ज़्यादा है। उसी तरह यहाँ पे बोला है कि अगर आप A के K2 में यहाँ पे 3 ऐड कर दोगे तो C का K2 आएगा, ठीक है। ये रिलेशन दे रखा है
यानी कि जो बी का K2 ए के K2 से 2 ज़्यादा है और सी का K2 है जो ए के K2 से 3 ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अपने को कुल मिला के समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपने यहाँ से इसको समझा होगा। देखिए ये DI एक बार में समझ में नहीं आएगी, आपको इसको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा क्योंकि अच्छी है, लॉजिकल DI है और मेरे हिसाब से आप सब है ऐसी टाइप की पहली बार कर रहे होंगे, ठीक है ना। आगे इन्फॉर्मेशन देख लेता कोई है तो नहीं है। आगे अब देखिए अपन टेबल पे चलते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है। सबसे पहले तो आपको टाइम बोला है, टाइम ये PQRS क्या है, ये प्राइम नंबर है, सिंगल डिजिट है यानी कि 2357 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे टेबल में वैल्यू दे रखी, देखिए पहले 0 से 5 के बीच में, P और Q 0 से 5 के बीच में है। अब देखिए P थोड़ा ऊपर है, Q थोड़ा नीचे है। अब Q सबसे नीचे है तो Q की वैल्यू सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा कितना, 2। Q थोड़ा उससे ऊपर है। अब ध्यान से देखिए 5 से छोटा और 2 से बड़ा ऐसा कौन सा है जो आपका यहाँ पे प्राइम नंबर होता है। पहले तो ये देखिए, ये थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो आप इसको माइनस समझोगे, ठीक है ना। तो ये माइनस नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अब 2 से बड़ा और 5 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर होता है, 3 होता है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 3। R देखिए एग्जैक्ट 5 है और जो पीछे बचा है यानी कि 5 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर सिंगल डिजिट का, 7 है। तो यहाँ से अपने पास में जो टाइम है यहाँ पे ABCD का यानी कि PQRS है, इनकी वैल्यू अपने पास में आ गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक अच्छी सी टेबल बना देते हैं यहाँ पे ताकि उसमें अपन क्या कर सके, वैल्यू लिख सके सारी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको टोटल है जो 4 यहाँ पे बातें दे रखी है, ठीक है ना। टोटल यहाँ पे 4 चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, उनको लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है A B C और D, ये 4 चीज़ें दे रखी है, ठीक है ना। अब इनको समझेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे इनका K1, ठीक है। फिर लिखेंगे इनका K2, फिर K3 और फिर K4। इन चारों को लिखना है यहाँ पे। अब लिखते हुए चलेंगे यहाँ पे, देखिए धीरे धीरे। तो ध्यान से देखिए अपने यहाँ पे देखिए ये K1 क्या है, K1 बोला था आफ्टर, बाद में जो भी आपका होगा तो मैंने यहाँ पे आफ्टर लिख दिया। ये है बिफोर, पहले आपके जितने भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट थे। K3 आपका क्या है, लिक्विड है और ये आपका टाइम है, ठीक है ना, ताकि बाद में भी अपने को कन्फ्यूज़न नहीं हो। यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू किसकी ये भी मैंने शॉर्ट में लिख दी है, ठीक है ना, ताकि आप आराम से समझ पाओ। अब अपने को यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो टाइम है अपने पास में, तो देखिए टाइम अपन नोट कर देंगे यहाँ पे। तो टाइम है आपका K4 यानी कि 3, 2, 5 और 7, ये टाइम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट कम आउट आफ्टर द प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे आपको K1 की भी वैल्यू दे रखी है। तो K1 की वैल्यू कितनी है, 7, 20, 12 और यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू है जो अपने पास में यहाँ पे टेबल में दे रखी है, जो अपन ने यहाँ पे निकाल दी है, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, कुछ न कुछ वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए पीछे अपने को कुछ डाटा दे रखा है, उससे समझते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ कुछ बातें बोली थी, ठीक है ना, तो उनको समझेंगे अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बोला था कि ये जो K1 है ये आफ्टर का है और ये K2 है, ये कब का है, ये पहले का है। यानी कि यहाँ से एक बात आप ध्यान रख सकते हो कि K1 यानी कि बाद में इंक्रीज़ हुआ था, यानी कि K1 है जो K2 से क्या होगा, बड़ा होगा। K1 हमेशा आपका है जो K2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात अपने को यहाँ पे बोली थी, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो वैल्यूज़ निकालेंगे, तो वैल्यूज़ निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पीछे आपको कुछ वैल्यू दे रखी, लॉजिकल है, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला था आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो पीछे है जो यहाँ से अगर आप डाटा उठाओगे तो देखिए यहाँ पे डाटा अपने को क्या बोला है। सबसे पहले आपको बोला है यहाँ पे कि जो C का K2 है वो आपका ग्रेटर है 5 से। अब ग्रेटर है 5 से यानी कि 5 नहीं होगा, वो 5 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या वैल्यूज़ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे थोड़ा। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है कि जो B का K2 है
ये ग्रेटर है आपका 2 से। चलिए जी, ये भी अपने को बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अपन कुछ कुछ बातें समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा था ए के K2 से, ए के K2 से रिलेशन दे रखा था, यानी कि ए का जो K2 है अगर उसमें आप 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, बी का K2 आएगा। और ए के अगर K2 में आप यहाँ पे कितना ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, सी का K2 आएगा। अब यहाँ से कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं। अब ए की वैल्यू की क्या हो सकती है, ठीक है ना। अगर अपन यहाँ पे ये K2 की बात करें, ठीक है ना, अगर ए की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना, यहाँ से देखना, अगर यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं अपन, यानी कि नीचे नीचे वैल्यू लिखते जाते हैं, ठीक है। देखिए ए, बी और सी, ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूँ तो बी की वैल्यू देखिए 1 में 2 ऐड किया कितना आया, 3। और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए में 3 ऐड करेंगे अपन तो कितना होगा, 4। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपका बी तो ठीक है 2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सी है जो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला केस आपका कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे कि ए की वैल्यू कितनी नहीं होगी आपकी, तो ए की वैल्यू है जो आपकी कभी भी कितनी होगी, 1 नहीं होगी। अब यहाँ पे 2 लेते हैं, अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की कितनी होगी, 4, और यहाँ पे सी की कितनी होगी, 5। पर अपने को बोला है सी है जो आपका 5 से बड़ा है, तो ये भी वैल्यू आपकी नहीं होगी। आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पे ए की वैल्यू ली 3, तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू ली 3 तो बी की वैल्यू कितनी आई, 5, और सी की वैल्यू कितनी आई आपके पास में यहाँ पे 6 आई है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है जो अपन ने ली है यहाँ पे, तो ये है जो आपकी पॉसिबल है। आगे भी और भी हो सकती है यहाँ पे, अगर अपन 4 लेंगे तो भी होगा, यानी कि कम से कम है जो अपने को पता चला ए की वैल्यू 1 और 2 नहीं होगी, ठीक है ना। ए की वैल्यू 1 और 2 नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से है जो बहुत सारी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, तो उनको भी समझेंगे, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो अपने को पता चला है कि ए की जो मिनिमम वैल्यू 3 है, बी की मिनिमम 5 है, और सी की ये मिनिमम कितनी है, 6 है। K2 की वैल्यू बोल रहे हैं, तो यहाँ पे K2 है जो अपन ने लिख दिया है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अब जो वैल्यूज़ है अगर इनको ले यहाँ पे और शुरू करें यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है, तो यहाँ से वैल्यूज़ है उसके बाद में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो K2 की वैल्यू है अपनी, ठीक है ना, जो K2 की वैल्यू है अपनी, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, जो A, B और C है, तो इनकी जो K2 की वैल्यू है, ठीक है, वो है जो आपकी यहाँ पे 3, 5 और 6। तो पहले इनको लेके अपन सॉल्व करेंगे। अगर ये सही हुआ तो ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ एग्जैक्ट आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ये ठीक है। नहीं तो फिर अपन इनको 4, 6, 7 ऐसे ले लेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट भी करना है आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी से, तो ये पहली कंडीशन है आपकी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं K2 की वैल्यू लिख दूँ, ठीक है ना, आपके लिए K2 की वैल्यू लिख दूँ यहाँ पे, जो हमने अभी एज्यूम की थी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से A की तो वैल्यू अपन ने निकाली थी 3, तो ये आई थी 3, फिर B की आई थी 5 और ये आई थी 6, ये अपन ने निकाल दी थी। अब इनको चेक करते हैं क्या वैल्यू सही है या नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से है जो आपके पास में K3 की वैल्यू लेके आनी। अब वो आएगी कैसे, तो वो आएगी फार्मूले से। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो फार्मूला है वो पढ़ा था फार्मूला, तो फार्मूला क्या था आपका, यहाँ पे फार्मूला था आपका K1 इक्वल टू यहाँ पे K3 मल्टीप्लाई K2 अपॉन में K4, ये फार्मूला है अपना। अब अपन एक एक को चेक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अपन चेक करते हैं A को। अब A को चेक करते हैं तो K1 कितना है, 7 इक्वल टू में K3 कितना है नहीं पता है, K3 लिख दिया अपन ने। K2 कितना है, K2 है 3 और डिवाइड में कितना है 3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ और K3 कितना आ गया आपका 7 आ गया। पॉसिबल है, हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपने को बोला था कि कोई भी 2 कंटेनर में K1 और K3 इक्वल होंगे, तो क्या पता पहला कंटेनर यही हो। तो यहाँ से अपने को पहले तो वैल्यू पता चली 7, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 7। अब अगला चेक करते हैं, तो देखिए K1 कितना आपका 20 इक्वल टू में है K3 कितना है आपका नहीं पता है, K2 कितना आपका 5 है और डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखो सबसे पहले 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में कितना होगा 40 से ये 5 डिवाइड होगा कितना होगा 8 होगा।
तो इसकी वैल्यू है जो कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। अब यहाँ पे देखते जाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मैंने आपको बोला है K1 है K2 से बड़ा होगा, ठीक है ना, K1 K2 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन बड़ा भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे दो कंटेनर K1 और K3 के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एक कंटेनर हो गया है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे अगला, अगर यहाँ पे अपन ट्राई करें, K1 है 12, K3 नहीं पता है, K2 आपका 6 है और ये कितना है 5। तो देखिए 6 2 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10। K3 की वैल्यू कितनी आई, 10 आई यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी लिख दिया अपन ने। अब अगर यहाँ पे अपन आप ध्यान से देखो, तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपको बोला था दो कंटेनर में K1 और K3 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, पर अपने को तो सिर्फ एक ही कंटेनर मिला A, बाकी B और C में तो क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब जो दूसरा कंटेनर है जिसमें आपका K1 और K3 की वैल्यू इक्वल होगी, वो कौन सा होगा, अपने आप B हो जाएगा। यानी कि K1 यहाँ पे 14 है, तो K3 भी कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ से अपन अब क्या करेंगे, K2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो ध्यान से देखो, K1 इक्वल टू, यहाँ से अब देखिए K3 की वैल्यू है अपने पास में, K2 की नहीं है, और डिवाइड में कितना है 7, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से K2 कितना आ गया, 7 आ गया 7 यहाँ पे। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अपना पूरा सेटिस्फाई कर रहा। दूसरी वैल्यूज़ यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो आपका वैल्यूज़ है जो डेसिमल में आएगा, ठीक है ना, और डेसिमल में लाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो अपनी मिनिमम पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, वो आपकी यहाँ पे सही हुई है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी अपन ने यहाँ पे DI था उसका पूरा डाटा है जो हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो ये बस ये टेबल आप ड्रॉ कर दीजिए, इसके बाद में अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, तो देखिए DI थी यहाँ पे, लॉजिकल था, इसमें कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बस घुमा के दिया है इस तरह से, लैंग्वेज में आपको दे दिया है फॉर्म में, ठीक है, ताकि अपन क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए और डर जाए थोड़ा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। टेबल आपको लिख देनी, आपके साथ में होनी चाहिए टेबल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है आपको बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इन कंटेनर A बिफोर द प्रोसेस was K+1 more than the original and quantity of antiseptic fluid also increased by 28.57%। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे बोला बिफोर का मतलब K2। अब यहाँ पे बोला है कि जितने भी आपके पहले अपन ने स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाले थे A में, तो A में अपन ने K2 कितने 3 डाले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि वो 3 से है, जो कितने भी अपन ने उसमें बढ़ा दिए, तो वो 3 से बढ़ के K+1 हो गए, ठीक है ना। पहले तो 3 थे, अब बढ़ के है जो वो कितने हो गए, K+1 हो गए हैं, ठीक है। आगे और क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे, और जो एंटीसेप्टिक लिक्विड है, एंटीसेप्टिक लिक्विड यानी कि क्या है, K3। अब K3 कितना है, A में 7 है, ये आपका 2/7 इंक्रीज़ हो गया। 2/7 का मतलब कितना हो गया, 9/7 हो गया, यानी कि इंक्रीज़ होकर कितना हो गया, 9 हो गया यहाँ पे। तो क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आफ्टर द प्रोसेस बिकम 1 मोर देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो K1 है वो कितना हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ट्वाइस, तो पहले तो K1 कितना था आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो पहले K1 था अपना 7, डबल हो गया उसका, और 1 मोर देन हो गया है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया K1। तो यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ K। टाइम ऑफ द प्रोसेस इज सेम, टाइम यानी कि K4 है आपका, A में कितना है 3 सेम है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि T की वैल्यू, K की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो फॉर्मूला है अपने पास में, वैल्यू रखो उसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला है अपने पास में K1 इक्वल टू K3 मल्टीप्लाई K2, और अपॉन में डिवाइड में कितना होगा आपका, K4 होगा। तो ये यहाँ से 3 और ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा कितना, 5। ध्यान से देखो, K+1 की वैल्यू 5 है, तो K की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में, 4 हो गई। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन नंबर है, एकदम सही है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, मल्टीपल 5 का नहीं है, ठीक है ना, 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन भी है जो थोड़े आपके लॉजिकल है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्या बोला है, इसमें बोला है आपको कि कौन सा है जो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ पे देखते हैं अपन। सबसे पहले तो देखिए PQR है, तो PQR की जो अपन ने वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना। तो P की वैल्यू कितनी है 3, Q की है 2 और R की है 5। तो यहाँ पे इन सबको ऐड किया तो कितना आया 10,
अब आपको बोला ये इक्वल है एस प्लस 3, एस कितना 7 था, 7 और 3 10 इक्वल है दोनों से, ये फर्स्ट वाला सही है। 3Q का मतलब कितना होगा यहाँ पे 3 इंटू 2, उसमें 4 ऐड कर दिया तो ये कितना आया, यह आया 6 और 4 10। फिर यहाँ पे बोला था 2R, R की वैल्यू कितनी है 5 है, 2R यानी कि कितना हो गया 10 हो गया, ये भी दोनों इक्वल है, ये भी सही है। आगे देखिए, अब यहाँ पे है जो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसमें है जो मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है। अब यहाँ पे बोला क्या है एग्जैक्ट में समझ में नहीं आ रहा, पर मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख लीजिए अपने हिसाब से यहाँ पे। तो पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आफ्टर द प्रोसेस इन एनी कंटेनर। अब यहाँ पे बोला है कि जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है आफ्टर द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस का मतलब क्या होता है K1, यानी कि जो ये जो K1 है इन एनी कंटेनर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ द प्रोसेस, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम ऑफ द प्रोसेस यानी कि K4 से। अब इसका मतलब देखिए मैं आपको एक समझा देता हूँ। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है ना, तो फिजिक्स पढ़ी है तो इस साइन का मतलब आपको पता ही होगा। इसका मतलब है यहाँ पे कि अगर K1 की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो K4 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। K1 की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो K4 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और यहाँ पे अगर अपन देखें K1 की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होगी तो K4 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, यानी कि इनका रिलेशन है जो क्या है, अपोजिट है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो एक बढ़ेगा, इस तरह से है यहाँ पे। दोनों कभी ना तो साथ में बढ़ेंगे ना कम होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे, इसका मतलब ये होता है। अब अगर यहाँ पे K1 और K4 के रिलेशन में देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर टेबल में ध्यान से देखें अपन यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे K1 और K4 को, यहाँ 7 है, यहाँ पे कितना है 3। अब यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो गया, टाइम हो गया डिक्रीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरीके से है जो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अब वापस 20 से क्या हो गया, कम हो गया, पर ये वैल्यू आपकी वापस इंक्रीज़ हो गई। अब 12 से ये इंक्रीज़ हो गया तो ये भी इंक्रीज़ हो गया। तो इस हिसाब से है जो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या बोला है। अगर यही बोल रहा है कि इनसे ये कम है, K4 है जो K1 से कम है, तो अपन इसको ले सकते हैं, सही, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है क्वेश्चन क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आया है। अगर आपको आया हो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी फ़िलहाल अपने 2 तो सही आए हैं। अब ये इसमें क्या पूछा है वो मेरे को क्लियरली यहाँ पे क्या बोला है वो मेरे को समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसके लिए है जो मैं आपको कुछ भी बता के है जो इस तरह से मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा देख लेना इसको। बाकी जो क्वेश्चन थे वो दोनों तो अपन ने कर दिए, दोनों तो सही है। यहाँ पे पीछे आपको है जो ये करेक्ट दे रखा है, ठीक है ना, पीछे आपको ये जो तीनों करेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, इसको देखिए यहाँ पे, तो देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा सही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आपको फाइंड करना क्वांटिटी ऑफ एंटीसेप्टिक फ्लूइड इन कंटेनर ई, यानी कि ई में एंटीसेप्टिक फ्लूइड यानी कि K3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, K3 कितना है। तो फाइंड करते हैं, स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कौन से स्टेटमेंट से होगा, तो एक एक को रीड करते हैं, इनकी वैल्यू लिख देते, उसके बाद में चेक करेंगे। तो ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इन कंटेनर ई बिफोर द प्रोसेस, बिफोर द प्रोसेस का मतलब पहले वाला ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बिफोर द प्रोसेस यहाँ पे बोला है, बिफोर द प्रोसेस का मतलब होता है K2। तो ये K2 है इक्वल है एवरेज नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इन कंटेनर B एंड D। तो B और D बिफोर द प्रोसेस, तो बिफोर द प्रोसेस B और D में कितने थे, 5 और 7 थे। तो 5 + 7 इनका एवरेज यानी कि कितना है, 6 है। तो यहाँ से फर्स्ट से तो अपने को K2 की वैल्यू पता चली कितनी है, 6 है। क्या फर्स्ट से K3 मिला आपको, नहीं मिला, तो यानी कि ओनली 1 से तो नहीं होगा। सेकंड को चेक करते हैं यहाँ पे, सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है आपको यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आफ्टर द प्रोसेस इन कंटेनर ई, ठीक है ना, यानी कि आफ्टर बोला है, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है K1। तो ये K1 है विच इज़ M+1, यानी कि ये K1 है जो क्या है, M+1 है। अब ये बोला है ये इक्वल है द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एंटीसेप्टिक फ्लूइड इन कंटेनर, यानी कि ये K1 है जो इक्वल है, जो लिक्विड के इक्वल है। लिक्विड का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, K3 के, यानी कि यहाँ से आपको K1 = K3 दे रखा है। तो यानी कि K1 की वैल्यू ये है तो K3 भी की यही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से K1 और K3 की वैल्यू पता चली। अब यहाँ पे देखिए M वेरिएबल है, तो अपन इससे ये नहीं बोल सकते कि अपने को K3 की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि अपने को M की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी अपन क्या कर सकेंगे यहाँ पे, तभी हम यहाँ पे K3 की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो M की वैल्यू अगर पता चले तब काम बने सेकंड से, नहीं तो फिर इससे भी आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए,
देन द वैल्यू ऑफ m इज़ ऑड नंबर लेस देन 7। तो m की वैल्यू है 7 से लेस है और ऑड नंबर है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ गई है m की। 2 तो इवन नंबर है आपका, ठीक है ना। तो देखिए 1, 3 और 5, m की 3 वैल्यू आ गई। तो क्या इनमें से कौन सी, क्या अपने को एग्जैक्ट पता है? नहीं पता है, तो ये वैल्यू नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। ओनली सेकंड से भी नहीं आएगा, ओनली थर्ड देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ एंटीसेप्टिक लिक्विड इन कंटेनर ई इज़ मोर देन 4 लीटर, यानी कि यहाँ पे बोला आपको K3 है वो ज़्यादा है 4 लीटर से। ये थर्ड वाला है। आगे अब देखिए यहाँ पे अपने को चाहिए K3, ठीक है ना। फर्स्ट में K3 है नहीं, अब अपन कंबाइन करके सोचते हैं। फर्स्ट में तो K3 है ही नहीं, तो इससे कुछ होगा नहीं। अब सेकंड में तो K3 आपको मतलब वेरिएबल में दे रखा है, तो एक बार अपन इस सेकंड और थर्ड को देखते हैं, क्या पता हो जाए। अब ध्यान से देखो, आपको बोला है K3 की वैल्यू 4 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो K3 कितना आपका m+1 है, यानी कि यहाँ से अपने को पता चला कि m+1 की वैल्यू है वो 4 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो m+1 की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी? 3 से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है आपको यहाँ पे कि m की वैल्यू 1, 3 या 5 पॉसिबल है, तो 3 से ज़्यादा m की वैल्यू क्या है? ओनली 5 पॉसिबल है। तो यानी कि यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई? 5। जब m की वैल्यू पता चल गई यहाँ पे 5, तो 5 + 1 यानी कि कितना हो गया? 6, यानी कि K3 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से है जो अपना क्वेश्चन का क्या हो रहा है? आंसर आ रहा है। तो यानी कि फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड से आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन देखेंगे सेकंड और थर्ड टुगेदर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, और ये क्या है? अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ये, DI का लेवल थोड़ा अच्छा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लॉजिकल DI है आपकी, PO मेंस में भी आ सकती है इस तरह की DI, ये आपको ध्यान रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। इसमें भी कंपैरिजन करवाएगा क्वांटिटी का, तो देखते हैं यहाँ पे आपको बोला है सम ऑफ द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आफ्टर द प्रोसेस, यानी कि K1 की वैल्यू बोल रहा है A और B में। तो K1 की वैल्यू A और B में कितनी है? यहाँ पे 7 और 20 है, यानी कि कितना हो गया? 27 हो गया। टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द सम ऑफ, यानी कि कितना परसेंट है किसका? सम ऑफ द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रोसेस कंटेनर C और D, यानी कि C और D के K1 की वैल्यू 12 और 14 कितना होता है? 26 होता है। यानी कि आपको बोला है कि ये जो 27 है वो 26 से कितना कम या ज़्यादा है? तो 1/26 है, और 1/26 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/13 का हाफ कर दो वैल्यू, ये लगभग हो जाएगा आपके पास में 3.84। तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आ गई अपने पास में? 3.84 आ गई। अब क्वांटिटी सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बोला है सम ऑफ द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट बिफोर द प्रोसेस इन कंटेनर A एंड B टुगेदर। अब बिफोर बोला यानी कि K2 की वैल्यू, तो A और B में कितना? 3 और 5, यानी कि कितना है? 8 है। ये बोला है कितना परसेंट मोर है, यानी कि कम या ज़्यादा है सम ऑफ द नंबर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे C और D के बिफोर द प्रोसेस। तो C और D की जो K2 की वैल्यू है कितनी? 6 और 7, यानी कि कितनी है? 13 है। अब 13 से कितना कम या ज़्यादा है? तो 5 है। तो 5/13 है यहाँ पे। 5/13 का मतलब क्या होता है? लगभग 38.46 होता है आपका। तो कंपैरिजन करोगे तो सेकंड है जो आपका ग्रेटर है किससे? फर्स्ट से। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ से आंसर होगा क्वांटिटी सेकंड है ग्रेटर है फर्स्ट से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 5 है, तो यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ टाइम टेकन ऑल द कंटेनर, सारे कंटेनर टुगेदर जितना भी टाइम लगा उसका सम। तो टाइम लगा था 2, 3, 5, 7, ऐड कर दो इनको। तो देखिए ये कितना हो गया? 5, 5, 10 और 17 हो गया। 17 आवर, यानी कि क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना। तो ये था आज का DI। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है ये, तो ये दे रखे हैं अपने को यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी, यानी कि कौन सा यहाँ पे सफिशिएंट है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार रीड कीजिए और देखिए, बनाने का ट्राई कीजिए क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अपन है जो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है आपको यहाँ पे जो एवरेज प्रेजेंट एज है P और Q की वो 22 ईयर है। तो यानी कि यहाँ से P + Q की वैल्यू है वो आगे आपके पास में 44, ठीक है। और क्या बोला है? Q इज़ 4 ईयर यंगर देन R, यानी कि Q R से छोटा है। यानी कि अगर Q की बात करें, अगर R में से 4 माइनस कर देंगे तो Q की एज आ जाएगी, ये 2 आ गए।
तो आपको यहाँ पे एवरेज एज फाइंड करनी पी क्यू आर की। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना आपको, फाइंड करना है आपको यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3 कितना होगा, ये फाइंड करना है आपको। यानी कि कुल मिला के देखिए अपने को यहाँ पे देखो P क्यू तो दे रखा है, क्या अपने को R की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, पहला है, पहले से ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या बोला आपको, S इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, S है एक नया पर्सन, वो 35 ईयर्स का है, और आपको बोला है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ R विल बी 12 ईयर्स लेस देन द एज ऑफ S आफ्टर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, R की जो प्रेजेंट एज है, S की जो भी एज है उसके 5 साल बाद में एज, आफ्टर बोला आफ्टर 5 ईयर्स, उससे 12 ईयर्स लेस है। तो यानी कि ये 40 माइनस 12, यानी कि R की एज कितनी आ गई यहाँ पे 28 आ गई। अब देखिए R की एज 28 है, पी क्यू की वैल्यू 44 है, दोनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या पी क्यू आर का एवरेज आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल। सॉल्व नहीं करना है, हो गया बस यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को पता चला है ओनली 1 से आंसर आ रहा है। अब सेकंड वाला ट्राई कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपको रेशियो दे रखा प्रेजेंट एज का पी और आर का। तो देखिए अगर पी की एज 5x है तो आर की एज कितनी है 7x है। अब इनका रेशियो दे रखा है, तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे कुछ ना कुछ काम होता है या नहीं होता। अब ध्यान से देखो, Q है जो वो R माइनस 4 है, तो यहाँ से Q की भी एज आ गई कितनी, R यानी कि 7x है, इसमें से 4 माइनस कर दिया तो Q की भी एज आ गई। अब देखिए P और Q है, यानी कि P कितना है 5x है और Q है आपका 7x माइनस 4, इन दोनों का सम आपको यहाँ पे 44 दे रखा है। तो देखिए ये तो हो गया 12x और ये 4 उधर जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा 48। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, x की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 4। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 28 आ गई। वापस अगेन इनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से, अगेन आ गया आपके पास में, तो बिल्कुल आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड से भी हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इधर और होगा। तो इधर और कहाँ पे है आपका, तो इधर और है आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। तो ये है जो क्लर्क लेवल की है, आराम से है जो क्लर्क में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अगला एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए समझिए, इसको बनाइए, क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है एक आर्टिकल है जिसको मार्कअप किया गया है 50% से। तो देखिए यहाँ पे CP है, MP है, अब MP है तो क्या आएगा, SP भी आएगा। तो CP अपन ने लेट कर दिया अपना, CP है जो 100x है, 50% एक्स्ट्रा उस पर आपने मार्कअप किया है तो कितना हो गया 150x हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में 150x। आगे देखिए और क्या बोला है, सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक तो दिया 6.66 का, यानी कि यहाँ पे 6.66 का मतलब होता है 1/15। तो यहाँ से 1/15 का अगर आप डिस्काउंट दोगे, 1/15 का डिस्काउंट दोगे तो कितना 10 लेस करना पड़ेगा, तो कितनी वैल्यू आएगी 140x आएगी यहाँ पे। अब दूसरा डिस्काउंट है जो आपका P% का है, दूसरा डिस्काउंट कितना है आपका P% का है। अब P अपने को नहीं पता कितना है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, यानी कि P% फाइंड करना है, कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए पहले तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज है तो कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती परसेंटेज में। तो अगर आपको यहाँ पे SP पता हो, ठीक है ना, तो SP पता हो तो अपन क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, प्रॉफिट परसेंट। और SP पता होने के लिए क्या चाहिए आपको, P चाहिए। देखते हैं यहाँ पे पहले से ट्राई करते हैं। पहला क्या बोला है आपको, पहला बोला है द आर्टिकल इज़ मार्कअप बाय 500 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे जो आपने मार्कअप किया वो 500 रुपीज़ का किया है। तो देखिए यहाँ पे ये 500 है, ये मार्कअप किया गया, पर अपन ने तो मार्कअप कितना किया 50x का किया है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 10 आ गई। तो 10 आ गई तो यहाँ पे CP तो दे रखा आपको कितना 100x, यानी कि CP तो हो गया 1000, ठीक है। अब SP देखो, यहाँ पे आपको बोला है जो SP है यहाँ पे वो 1200 है। तो देखिए SP कितना है 1200 है, तो CP SP है तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, डिफरेंस ऊपर नीचे CP और मल्टीप्लाई 100, कितना आएगा 20% आएगा, यानी कि ओनली फर्स्ट से तो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ओनली सेकंड देखते हैं यहाँ पे, तो ओनली सेकंड देखिए यहाँ पे, ठीक है, ओनली सेकंड देखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, ओनली सेकंड में बोला P की वैल्यू आपको दे रखी है, तो देखिए 140x है, इसके ऊपर एक और सक्सेसिव दिया आपने कितना 17 का। अब 17 का दिया तो कितना 20 का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 120x हो गया। अब देखिए CP 100 है, SP 120 है, दोनों का डिफरेंस ऊपर नीचे CP और मल्टीप्लाई आपका 100, 20 से 20 x अगेन 20% आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, आइदर और होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइदर और कहाँ है आपका,
आइदर और है डी में, तो अगेन आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15/8 आवर। तो यहाँ पे बोला ए और बी है, 2 पर्सन है, किसी काम को करते हैं वो 15/8 आवर में करते हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या बोला है। अब यहाँ पे बोला जो ए की एफिशिएंसी है और सी की एफिशिएंसी, यानी कि ए और सी की जो एफिशिएंसी है उनका रेशियो दे रखा आपको 10:3। ठीक है ना, ये एक और डाटा दे रखा अपने को। आगे देखिए, फाइंड द टाइम इन विच सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। सी अकेला कितने टाइम में काम करेगा वो पता करना है आपको। डी टेक टाइम्स विच इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 5 and 3, यानी कि 5 और 3 का एलसीएम। डी काम करेगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है, तो डी काम करेगा कितने, 15 डेज में। ठीक है ना, तो यहाँ से ये डाटा मिला अपने को। अब यहाँ पे देखिए, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट से देखते हैं क्या काम बनता है या नहीं बनता। सी और डी साथ में कंप्लीट करते हैं काम को 6 घंटे में। अब देखिए इनका एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम तो आ रहा है 15, पर यहाँ पे 6 आवर है, तो अपन क्या करते हैं, एक कंप्लीट इसको बना देते हैं, यानी कि अपन ने एलसीएम ले लिया यहाँ पे कितना 30, यानी कि टोटल वर्क अपन ने 30 ले लिया यहाँ पे। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ए और बी की 15 से डिवाइड किया 2, 2 8 जा 16। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 16 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब ध्यान से देखो, सी और डी साथ में काम करते हैं, देखिए पहले से शुरू करेंगे यहाँ पे। सी और डी साथ में काम करते हैं, टोटल वर्क है आपका 30, साथ में 6 घंटे में काम खत्म करते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आई 5। डी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की कितनी हो गई 3। अब सी की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है 30, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो टाइम कितना आ गया, 10 डेज आ गया, यानी कि ओनली फर्स्ट से तो आपका आंसर आ रहा है। अब सेकंड को देखते हैं, बी और डी है वो उसी काम को कंप्लीट करते हैं 15/4 में। तो देखिए 15/4 आवर में, तो देखिए टोटल वर्क यहाँ से बी प्लस डी की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो टोटल वर्क है 30। अब 15/4 से डिवाइड करोगे तो 15 होगा नीचे, 4 कहाँ होगा ऊपर, तो यहाँ से कितना आएगा 8। तो बी और डी की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, पर यहाँ पे डी की तो 2 है, तो बी की कितनी होगी, बी की होगी आपके पास में 6। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से सी की वैल्यू कैसे आएगी, तो ध्यान से देखो, बी की एफिशिएंसी 6 है, टोटल ए और बी की एफिशिएंसी 16 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 10। अब ए की 10 है, तो 10 और 3 का रेशियो, तो इसका मतलब सी की कितनी होगी 3। अगेन सी की एफिशिएंसी आ गई है, तो टोटल वर्क है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो 10 डेज आ गया आंसर। ये भी हो रहा है आपका, यानी कि ओनली सेकंड से भी आंसर आएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगेन आइदर और, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे हैं यहाँ पे, लेवल इनका। ठीक है ना, और मज़ा भी, उम्मीद है इन्जॉय भी कर रहे होगे आप सेशन को। अगर मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आता है क्वांट पढ़ने में यहाँ पे। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए सीरीज़ का क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। आपको बोला एक नई सीरीज़ है फॉर्म वेयर फर्स्ट टर्म, यानी कि एक नई सीरीज़ बनानी जिसका पहला टर्म ए है, सेकेंड टर्म कितना है बी है, थर्ड टर्म है आपका 2a + b, फोर्थ टर्म है आपका 12th b, और फिफ्थ टर्म है आपका 3 × a × b। तो ये यहाँ पे आपको a और b के वेरिएबल में एक सीरीज़ दे रखी है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, इसका सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है, यानी कि अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। ध्यान से, आपको बोला a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ a, यानी कि इसका डबल है कितना 40। तो पहले अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, नंबर वाली सीरीज़ बनाओ। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा 20, b की वैल्यू 40, a + b 16 × 2 कितना होता है 120 होता है, 12b यानी कि कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, और ये a और b को पहले मल्टीप्लाई करो कितना होगा 800, 8 को 3 से करेंगे 2400 हो गया। अब देखो यहाँ पे सीरीज़ मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 5, तो अब कितना होगा 6 होगा, 24 को 6 से किया तो 144, पीछे 2 0 लगा दो, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, तो क्वेश्चन बेसिक ही है, बस यहाँ पे ABCD देखे आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है ना, आगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या आपको दे रखा है। आपको बोला है सीरीज़ फर्स्ट है उसमें एक टर्म रॉन्ग है, और सीरीज़ सेकंड है वो फॉलो करती है करेक्ट पैटर्न ऑफ सीरीज़ 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द करेक्ट टर्म ऑफ m। इसका मतलब है ये जो सीरीज़ दे रखी इसमें एक टर्म गलत है, अब वो गलत का जो सही टर्म होगा वो होगा m, और ये जो पैटर्न फॉलो करी वो पैटर्न फॉलो करता है ये। तो आपको यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है ना, n इज़ द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज़। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे कौन से रिलेशन है जो आपके यहाँ पे वैलिड है, यानी कि ट्रू है, इनमें से वो देखना है। सबसे पहले m और n की वैल्यू निकालो। तो देखो 40
120, 179, 222, 248 एंड 260। नंबर पास पास में है, डिफरेंस लो इनका। ये कितना आ गया आपका 80, यहाँ से डिफरेंस लोगे कितना आएगा 59 आएगा, यहाँ से डिफरेंस लोगे आप तो कितना आएगा 43 आएगा, यहाँ से डिफरेंस लेंगे अपन तो कितना आएगा 6 और ये 2 26, और यहाँ से डिफरेंस लिया तो कितना आया आपके पास में 12 आया। तो देखिए कोई सीरीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है, नंबर आपके बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये देखिए नंबर आपका छोटा होता जा रहा है यहाँ पे। अब 2 तो प्राइम नंबर है, बाकी कंपोजिट नंबर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर अगर आप नंबर ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जैसे 80 है, 80 क्या है 16 × 5 है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 16 होता 60, तो 60 होता तो क्या अपन उसको 15 × 4 लिख सकते थे। अगर ये 60 होता यानी कि ये एक इधर आ जाता तो ये 42 हो जाता। 42 क्या होता है 14 × 3 होता है। 26 क्या होता है 13 × 2 होता है, और ये क्या होता है 12 × 8। तो देखिए यहाँ पे 16 15 14 13 12 और 1 2 3 4 5 सीरीज़ बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 60। तो अगर 120 में 60 ऐड करोगे आप तो जो यहाँ पे कितना आएगा 180 आएगा, यानी कि यहाँ से अपने को m की वैल्यू कितनी मिल गई 180 मिल गई। तो यहाँ से सीरीज़ देखिए सबसे पहले तो 180 से शुरू होगी, 6 टर्म आपकी n है तो 1 2 3 4 5 और 6 टर्म है। तो देखिए पहले 80 ऐड करेंगे इसमें, तो 80 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका 260। फिर यहाँ पे 60 प्लस करेंगे इसमें कितना होगा 320। फिर 42 ऐड करोगे तो कितना होगा 362। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे अपन कितना 26, तो कितना होगा यहाँ से ये हो जाएगा 388। और लास्ट में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में n की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। अब m और n की वैल्यू चेक करो। देखिए 2m का मतलब 360 और 400 760 आ रहा है, यानी कि ये सही है। आगे देखिए m है, n में से अगर 220 माइनस कर दो तो इसमें से 220 माइनस करेंगे कितना आएगा 180 आएगा, ये भी सही है। आगे देखिए 6m यानी कि 6 8 जाए यहाँ पे कितना होगा ये 1080 होता है। अब यहाँ पे 27n है, तो पहले तो डेसिमल हटाओगे तो 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा। 27 4 जा 1880, ये है दोनों भी इक्वल है यहाँ पे, तो सी भी आपका सही है। तो आंसर क्या होगा आपका ऑल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।